हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राठौड़ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विथ अनअकैडमी। यहाँ मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम एन इंजीनियर। आई हैव अपीयर्ड फॉर RS मेंस इन 2018। आई हैव 2 year टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए GS फैकल्टी फॉर सिविल सर्विसेज। क्रैक RPSC विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। एट प्रेजेंट टाइम पर अनअकैडमी है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको बहुत सारे एजुकेटर्स वेरियस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करवा रहे होंगे। और वो जो एजुकेटर है आपको आपकी जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करने में आपको हेल्प करेंगे। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। अनअकैडमी पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के पश्चात आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करने के बाद जो RPSC सब्सक्रिप्शन है उसका चार्ट है वो दिखाई देगा। अब जैसा कि आपको पता है कि कोविड लॉकडाउन की वजह से जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो अनअकैडमी आपको ऑनलाइन क्लासेज एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रही है। और इन ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से आप जो आपकी तैयारी है उसको कंटिन्यू रख सकते हो। जैसे अनअकैडमी आपको 1 month का भी सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराती है, 3 month का भी, 6 month, 12 month और 2 साल का भी जो सब्सक्रिप्शन है वो प्रोवाइड कराती है। मेरा पर्सनली सजेशन आपको ये है कि आप कम से कम 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो लें, क्योंकि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और 1-2 महीने में आप है वो कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो आप 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसकी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपकी फीस है 7,000 रुपये। वहीं आप अगर मेरा प्रोमो कोड JSR लाइव यूज करते हो तो आपकी फ़ी हो जाएगी 6,300 रुपये। ठीक इसी तरह अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फ़ी है 8,400 रुपये। और अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपकी फ़ी हो जाएगी 7,560 रुपये। अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो अनअकैडमी आपको क्या क्या बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड कराती है। जैसे डेली लाइव क्लासेज होगी, उनमें आप चैट कर सकते हो एजुकेटर से, आप डिस्कशन कर सकते हो टॉपिक से रिलेटेड, कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हो, और जो आंसर कॉल्स है उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। जो अनअकैडमी पर एजुकेटर्स हैं वो आपकी जो सब्सक्रिप्शन लिया है या फिर जो एजुकेटर है वो जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सिलेबस है, चाहे वो RPSC हो, UPSC हो या फिर जो कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट आपका सिलेबस मतलब जो कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड करेंगे। तो मीन्स आपका कोई भी जो सिलेबस में पॉइंट है वो छूटेगा नहीं, मतलब आपको पूरे जो मैटर है वो प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट है लाइव टेस्ट और क्विजेज। जो लाइव टेस्ट होता है वो आपको जो आपकी प्रिपरेशन है उसको एवेल्युएट करने का एक बहुत ही शानदार मौका मतलब तरीका होता है। तो टेस्ट के द्वारा आप देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन है वो सही जा रही है नहीं जा रही, और अपने आप खुद का एनालिसिस भी कर सकते हो जिससे आप और भी मेहनत कर सको। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप अनअकैडमी पर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो अनअकैडमी आपको जो लाइव और जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं उनका अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कराती है। ऐसे नहीं है कि हाँ लिमिटेड टाइम तक आप उसको देख सकते हो, आप जब मन करे आपके कंफर्ट के हिसाब से कभी भी उसको आप देख सकते हो। तो जो लास्ट के जो मेरी क्लासेस थी जो राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत से रिलेटेड, उनमें अपन ने पढ़ा था शिलालेख के बारे में, सिक्के एवं साहित्य। तो कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि हाँ सर क्वेश्चन वगैरह भी कराओ, तो आज मैं जो एक क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ वो शिलालेख पे बेस्ड है।
तो जो राजस्थान की आरपीएससी है उसके द्वारा जितने भी लास्ट 15 ईयर्स में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वो आरएस हो, पटवार हो, फिर रीट हो, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं शिलालेख से रिलेटेड, उनके मैं एमसीक्यूज लेके आया हूँ और वो अपन देखेंगे। ठीक है, आपकी जो मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है नहीं आया, या फिर उसमें और भी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों के एमसीक्यूज। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। भागवत संप्रदाय कौन सा? भागवत संप्रदाय को वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय जो भगवान विष्णु की पूजा करता है। ठीक, तो भगवान विष्णु या वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित कौन सा शिलालेख है वो है, आप कौन सा है बताओ देखें। गोसुंडी है, बुचकला है, या फिर हेलियोडोरस, या फिर गठियाला अभिलेख। तो मैंने पहले ही शिलालेख में करवाया था कि जो अपना फर्स्ट शिलालेख था कौन सा था? गोसुंडी का शिलालेख। कब लिखा गया था ये? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। ठीक, किस शासक के टाइम मतलब लिखा गया था ये? गजवंश का एक शासक था सर्वतात के समय। ठीक, यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ होने के भी प्रमाण प्राप्त हुए थे, और एक ये भी था कि हाँ ये जो अभिलेख है वो भागवत या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित भी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? गोसुंडी का शिलालेख। तो गोसुंडी शिलालेख है, उससे जो मेन चीजें हैं वो आप ध्यान रखना कि गोसुंडी शिलालेख है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था संस्कृत भाषा में। गजवंश के शासक सर्वतात, अश्वमेघ यज्ञ होने के भी प्रमाण, और वैष्णव या भागवत संप्रदाय से भी संबंधित शिलालेख है। ठीक, जैसे बाकी भी करते जाएंगे जो साथ साथ में जो मैंने करवाया। मैंने जो क्लास स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे यही बोला था कि जो मैं ये शिलालेख करवा रहा हूँ वो आपके जो एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं उनमें आप 80 से 90% जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप क्लियर कर सकते हो। अगर ऐसे शिलालेख करवाएं तो मैं 10 दिन तक क्लास चला सकता हूँ। 10 दिन में भी अपने जो शिलालेख है वो पूरे नहीं होंगे। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट शिलालेख है उनके जो क्लास है वो आपको प्रोवाइड कराई थी, और उन्हीं से आप 80 to 90% जो क्वेश्चन है उनको कर सकते हो। ठीक, अब अपन बात करते हैं कि गोसुंडी का शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो मैंने जब शिलालेख करवा रहा था उस टाइम पे भी बताया था कि इनकी जो भाषा है जो शिलालेख है संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी या फारसी, मतलब जो भी उनकी भाषा थी उस टाइम पे प्रचलन में जो भाषा थी वो सारे इन भाषाओं में ये लिखे गए थे। ठीक है, तो इनकी जो मुख्य कौन सी भाषा में लिखा गया वो ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है कि वो चीज याद रखनी है आपको। तो गोसुंडी का शिलालेख है, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया आपको कि गोसुंडी का शिलालेख है गोसुंडी का शिलालेख प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गजवंश के शासक सर्वतात का उल्लेख है। अश्वमेघ यज्ञ के होने के भी प्रमाण है, तथा भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय उससे संबंधित भी ये शिलालेख है। तो आप बता सकते हो कि गोसुंडी अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रचलन में कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी, और जो ये पाली और प्राकृत भाषा है ये बौद्ध जो है ना, बौद्ध धर्म उसके जो मुख्य भाषाएं थी। ठीक, और राजस्थानी तो अपनी स्थानीय भाषा है ही। तो गोसुंडी शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब अपन बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो थोड़ा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो कब लिखी गई थी? 1460 ईस्वी में। ठीक, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है,
यहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ भी बनाया गया है, किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। कब बनाया गया था? 1437 ईस्वी में कुंभा ने क्या है कि सारंगपुर युद्ध, ठीक, सारंगपुर युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? कुंभा और मालवा का शासक था महमूद खिलजी, उनके मध्य हुआ था। तो इसमें कुंभा की जीत हुई थी। तो इसके उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, तथा यहीं पर इसी दुर्ग पर जो कीर्ति स्तंभ है उसके सामने कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है वो लिखी गई है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है कवि अत्रि। कवि अत्रि के देहांत के बाद में इनका पुत्र हुआ था महेश भट्ट। इन्होंने इस प्रशस्ति को पूर्ण किया था। जो मूवीज डायरेक्टर है ना अभी वो बॉलीवुड के, वो महेश भट्ट नहीं है, ये महेश भट्ट है, कुंभा के टाइम के प्रशस्तिकार थे। उन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उसकी रचना करी थी। तो कवि अत्रि ने तो इसका प्रारंभ किया और इनके देहांत के बाद में इनके पुत्र महेश भट्ट ने उस प्रशस्ति को पूर्ण करवाया। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो दोनों में डिफरेंस देखा गया आपने, इसमें तो सिर्फ अत्रि का ही नाम है। तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप थोड़ा उसके बारे में देख लेना कि उसके क्या क्या ऑप्शंस वगैरह क्या है। तो ऑप्शन से आपको क्वेश्चन है वो ढंग से कर सकते हो। वरना कई लोग क्या करते हैं कि अरे यार ये जेता होगा, नापा होगा, फिर तुक्के मारते हैं और तुक्के मारने के चक्कर में वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी तरह आप ये भी देख लो कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने करी थी। लास्ट स्लाइड में मैंने बताया कि इसकी रचना कवि अत्रि एवं महेश ने की थी। ठीक है, तो इसमें केवल महेश भी ऑप्शन है, कवि अत्रि एवं महेश है, कवि एवं महेश है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना है कि किसने करी थी। तो कवि अत्रि एवं महेश ने इसकी रचना की थी। ठीक है, ये नहीं है, कवि अत्रि एवं महेश ने इस प्रशस्ति की रचना करी। कब लिखी गई है प्रशस्ति? 1460 ईस्वी में। किस टाइम पे? कुंभा के टाइम पर। इसमें कुंभा की जो विजय थी या उसके जो विरुद्ध थे, विरुद्ध किसे बोलते हैं? उपाधियां थी ना, जो कुंभा की दान गुरु, हाल गुरु, सेल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, तो उन सब का भी उल्लेख है इस प्रशस्ति में। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कीर्ति। अब कीर्ति किसे बोलते हैं? यश को, यश प्रसिद्धि। ठीक है, तो कीर्ति मतलब जो कुंभा की जो विरुद्ध थे, उपाधियां थी, उनका भी इस प्रशस्ति में क्या है? बखान है, मतलब उनका उल्लेख किया गया है। तो ये ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा की विजय और विरुद्धों का बखान किया गया है। और इसकी रचना किसने करी थी? कवि अत्रि और महेश ने। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप इस टाइप के क्वेश्चन करो ना, तो पहले ही इस हिसाब से गोला कर लेना, क्योंकि अपन कई बार ये जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं कि निम्न में से सुमेलित है और ये नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है अपना। ठीक, तो ये नहीं है ना, इसको 2-4 बार पेन से आप क्या कर लेना, ऐसे गोल गोल कर लेना, जो पता चल जाए कि अपने को करना क्या है कि निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक, तो बीकानेर की जो राय सिंह की जो बीकानेर प्रशस्ति है, कहाँ लिखी हुई है? बीकानेर में कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग है। ठीक है, राय सिंह के समय पे ये लिखी गई थी जूनागढ़ दुर्ग के सामने। तो जूनागढ़ की जो प्रशस्ति है, जिसे राय सिंह के द्वारा राय सिंह के समय लिखी गई थी, ये 1594 ईस्वी की प्रशस्ति है। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1660 ईस्वी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति
1460 ईस्वी। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी। तो आप बताओ देखिए कौन सी प्रशस्ति है इसमें सही है। जैसे राय सिंह प्रशस्ति मैंने बता दिया कि 1594 ईस्वी में लिखी गई है। रणकपुर प्रशस्ति है, कहाँ स्थित है ये? पाली जिले में स्थित है। वहाँ पे जो जैन मंदिर है ना, चौमुखा जैन मंदिर, उसके एक स्तंभ है, उसके ऊपर लिखी हुई है ये। ठीक है, इसमें भी किन का उल्लेख है? मेवाड़ के शासकों का उल्लेख है। ठीक। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, कहाँ है कुंभलगढ़ दुर्ग? कौन से जिले में? उदयपुर में है। कहाँ? कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजसमंद जिले में स्थित है। और इसमें भी किन का उल्लेख है? जो मेवाड़ के जो शासक है उनके बारे में उल्लेख है। तथा इसमें अमीर है उसको विषम घाटी पंचानन भी कहा है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें अमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। किस प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ठीक। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो 1460 ईस्वी में लिखी गई। रणकपुर प्रशस्ति है वो भी 1439 ईस्वी में लिखी गई। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो कब लिखी गई थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मैंने अभी बताया कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। किस कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया गया था? 1437 के सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ठीक है, तो कब इसका निर्माण किया गया? 1660 नहीं होके इसका निर्माण किया गया था 1460 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखना 1460 ईस्वी में इस प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया था। तो कौन सी राइट ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? बी। मतलब ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक। तो पांचवा का अपना राइट आंसर है बी कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ठीक है, लेखन पर कि जो ये कुंभा है वो लिखता भी थे। मैंने आपको बताया था कि कुंभा है वो एक संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, और इन्होंने कई संगीत ग्रंथों की भी रचना करी थी। कौन कौन से संगीत ग्रंथ? सूड प्रबंध, रसिक प्रिया। ठीक है, तो रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, इन सब ग्रंथों की इन्होंने रचना करी थी। किसने? कुंभा ने। ठीक है, तो ये लेखन पर प्रकाश कौन सा शिलालेख डालता है? और मैं ये क्वेश्चन है ना आपके जो पुराने 15 साल में जितने भी आरपीएससी के एग्जाम्स हुई है ना उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, तो कुंभलगढ़ शिलालेख है। तो कुंभलगढ़ शिलालेख में तो कुंभा के बारे में कुछ नहीं बताया गया। यहाँ मेवाड़ के शासकों की जो वंशावली है उसके बारे में बताया गया है। हमीर को बताया गया विषम घाटी पंचानन। ठीक। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसमें कुंभा के विजय और विरोधों का बखान है। ठीक। जगन्नाथ प्रशस्ति है, इसमें मेवाड़ के शासकों के बारे में उल्लेख है। राज प्रशस्ति है, इसमें भी मेवाड़ के शासकों के बारे में उल्लेख है। कहाँ स्थित है राज प्रशस्ति? राजसमंद जिले में स्थित है, जो महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है क्या? बताओ देखिए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है कौन सी है? तुक्के लगाओ देखिए, गैस तुक्का ही लगाओगे आप लोग, और क्या पढ़ाई तो करते नहीं हो। तो इसमें है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बताया ना मैंने कि इसमें कुंभा के विजयों और विरोधों का बखान है। मतलब इसमें कुंभा की जितने भी उपाधियां थी ना उन सब का उल्लेख है कि हाँ कुंभा को क्या क्या कहते थे। राणो रासो, हाल गुरु, शैल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, वो सारे जो कुंभा के उपाधियां उनका उल्लेख इसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में है। तो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कुंभा के
लेखन पर प्रकाश डालती है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? अब चीरवा शिलालेख कहाँ है यह बता दो। देखे थोड़ा सा, चीरवा शिलालेख है आपका उदयपुर जिले में। ठीक है, उदयपुर में स्थित है। तो ये पढ़ो देखे कि चीरवा शिलालेख के बारे में सही कथन कौन सा है। ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में लिखा गया। रत्न प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, देलण इसके शिल्पीकार थे और अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। ठीक है, देखो देखे चारों आंसर, मतलब चारों ऑप्शन देख के बताओ कौन सा सही है इसमें। तो जो चीरवा शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, सही है, 1273 ईस्वी में। मीन्स ये ऑप्शन सही है। रत्न प्रभ सूर्य इसके प्रशस्तिकार थे, देलण इसके शिल्पीकार थे और अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख। तो अग्निकुंड के बारे में किन्होंने बताया? एक तो जो पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता कौन थे? चंद्र बरदाई। तो चंद्र बरदाई ने बोला है कि जो चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। एक ऐसे बताते हैं इतिहासकार कि गुरु वशिष्ठ, नाम सुना है क्या गुरु वशिष्ठ का? इन्होंने आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड किया था। ठीक है, और उस अग्निकुंड से 4 प्रकार के राजपूत वंशों का जन्म हुआ था। कौन से हैं वो? चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। तो आपसे पूछ ले कि ऐसे कौन से वंश है जिनकी उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है? तो चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। तो ये चीरवा के शिलालेख में इसका उल्लेख है क्या अग्निकुंड का? नहीं है ना। तो मतलब ये चौथा आंसर है, वो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। तो इसमें से कौन सा है? 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 सारे सही है। तो इसमें से जो कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऑप्शन सेकंड सही है, ऑप्शन थर्ड सही है और ऑप्शन 4 है वो गलत है। तो अग्निकुंड से किन किन की उत्पत्ति हुई है? चौहानों की, चालुक्यों की, प्रतिहार और परमार जो राजपूत है उनके बारे में बताया गया कि उनकी उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? अब अपन ने देखा था कि 7वीं 17वीं है, तो 17वीं शताब्दी के रचना है राज प्रशस्ति। अब थोड़ा राज प्रशस्ति के बारे में अपन देख लेते हैं। किसके समय राज प्रशस्ति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा राज सिंह। ठीक है, इन्होंने राजसमंद झील के पास, पहले तो इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया और राजसमंद झील के 9 चौकी पाल पर, यह ध्यान रखना, 9 चौकी पाल पर 25 श्याम शिलाएं कौन सी होगी? जो काले रंग की पट्टियां श्याम शिलाओं पर संस्कृत में, मतलब संस्कृत भाषा में एक शिलालेख का निर्माण करवाया था जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कौन सी है? राज प्रशस्ति। राज सिंह ने राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 25 श्याम शिलाओं में निर्मित है। ठीक है, इसमें मेवाड़ के शासकों के बारे में उल्लेख है। इसके रचयिता कौन थे वो आपको बताना है। कौन थे? गरीबदास जी थे क्या?
दुर्गा आडा, रणछोड़ भट्ट, केशवदास गार्डन, कौन थे इसके रचयिता? तो इसके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, ये स है वो करेक्ट आंसर है इसका। तो ये ध्यान रखना कि राज प्रशस्ति है, उसके रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? तो ये अपन ने पिछले स्लाइड में किया ही है कि राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। राज प्रशस्ति किस भाषा मतलब किस में लिखी हुई थी? संस्कृत में। तो कौन सी होगी? रघुवंश तिलक है क्या? राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ, बीकानेर, तो ये होगी राज प्रशस्ति। कई होंगे जो तुक्के लगा रहे होंगे कि हाँ भाई ये हो सकता है इसका आंसर, पर थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो तुक्के लगाने की जगह। इसका है राज प्रशस्ति। ठीक, नेक्स्ट है, किस शिलालेख में मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख है? तो मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख किस प्रशस्ति में है भाई? मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? जब महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने तो कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, पर इनके जो पुत्र थे अमर सिंह जी, तो अमर सिंह भी क्या एक स्वतंत्रता प्रिय थे, पर ये भी संधि नहीं करना चाहते थे। परंतु इनके समय पे मेवाड़ की अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही डाउन थी। क्यों? क्योंकि मेवाड़ है वो लगातार युद्ध कर रहा था मुगल सल्तनत से। तो इसकी वजह से अमर सिंह को इनके जो चाहे कुछ ही बोल दो, इनके जो सहयोगी थे, उन्होंने अमर सिंह जी को बोला कि अपन युद्ध करने की स्थिति में नहीं है एट प्रेजेंट टाइम में, तो अपने को मुगलों से संधि कर लेनी चाहिए। तो इस समय मेवाड़ महाराणा की शर्त पर मुगल और मेवाड़ संधि हुई कि इसमें क्या क्या उपबंध रखे गए कि मेवाड़ महाराणा है वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, कभी भी वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। ठीक है, इनके जो राज्य है वो वहीं तक रहेगा। तो ये मेवाड़ महाराणा की शर्तों पर मुगल और मेवाड़ संधि हुई थी। तो ये मुगल मेवाड़ संधि है, उसका उल्लेख है कौन सी प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति किससे संबंधित है? मेवाड़ के शासकों से संबंधित है। राज सिंह प्रशस्ति है, यह भी मेवाड़ के शासकों से संबंधित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, यह भी मेवाड़ से संबंधित है। जगन्नाथ प्रशस्ति है, यह भी मेवाड़ से संबंधित है। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? बताओ देखें। इनमें से राइट आंसर है कुंभलगढ़ में। तो क्या हुआ? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में तो किसका उल्लेख है? मेवाड़ के शासकों की जो वंशावली है उनके बारे में उल्लेख है। ठीक है, राणा और रावल शाखा का सहजता से इसमें रावल और राणा शाखा का बारे में बताया गया है। ठीक, इसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन का है। ठीक है, इसमें जो मेवाड़ शासक है ये बप्पा रावल है, उसको क्या बताया गया है? विप्रवंशीय बताया गया है। जो राज प्रशस्ति है इसमें राज सिंह के समय 25 श्याम शिलाओं पर संस्कृत भाषा में, इसमें मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किसका उल्लेख है? ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो कुंभा की जो कीर्ति है ना, उनके बारे में बखान करती है तो ये कुंभा से संबंधित है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और नेक्स्ट है जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति है, उसमें मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली और उनके शासकों के बारे में उल्लेख है। तो यहाँ अपना राइट आंसर कौन सा है? ब इज द राइट आंसर। ठीक, कि मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किस शिलालेख में है? राज प्रशस्ति में। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? अब चौहान है राजपूत शासक, पर कोई ऐसा शिलालेख भी है कि इनको क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक, कौन सा है? चीरवा शिलालेख किससे संबंधित है? अब
क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो ना, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के टाइम पे आप थोड़ा मतलब दिमाग भी यूज कर लिया करो। क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी अपन कर सकते हैं कि जैसे ये चिरवा का शिलालेख है, मेवाड़ से संबंधित है, तो ये तो नहीं हो सकता। बिजोलिया शिलालेख है, कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। ठीक है, इसको एक बार अपन पेंडिंग रख देते हैं। अपराजित का शिलालेख है, इसको भी अपन थोड़ा पेंडिंग रख देते हैं। बसंतगढ़ का शिलालेख है, ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये जो शिलालेख है, चिरवा का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, अपराजित का शिलालेख और बसंतगढ़ का शिलालेख, जो बसंतगढ़ का शिलालेख है सबसे पहले, ये राजस्थान शब्द है, राजस्थानीय द्वितीय का उल्लेख है, मतलब राजस्थान शब्द है ना, उसका सबसे पहले बसंतगढ़ शिलालेख में उल्लेख किया गया था। ठीक, चिरवा शिलालेख में भी तो ये जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख में ये चौहानों से संबंधित है। ठीक है, तो बिजोलिया शिलालेख किससे संबंधित है? चौहानों से संबंधित। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि वासुदेव चौहान है ना, जो चौहानों के कौन थे? आदि पुरुष, इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। ठीक है, ये शिलालेख है किस शासक के समय लिखा गया था? विग्रहराज चतुर्थ के समय। ठीक, और इसी में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो आपको अगर ध्यान है, ढंग से पढ़े हैं शिलालेख, तो आप बता सकते हो कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, तो शिलालेख वगैरह थोड़ी थोड़ी इनकी जो खास बात है ना, वो ध्यान रखा करो आपकी, भाई हाँ इसमें किसके बारे में क्या बताया गया है। तो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो बड़ली का शिलालेख है क्या? कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख, नान शिलालेख, थानवाला शिलालेख। तो अभी अपन ने देखा था कि जो बिजोलिया शिलालेख है चौहानों से संबंधित है। कहाँ स्थित है ये? भीलवाड़ा में स्थित है। ये किसके समय लिखा गया था? विग्रहराज चतुर्थ के समय। विग्रहराज चतुर्थ है, उनको ही सोमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और विग्रहराज चतुर्थ ने ही दिल्ली के आसपास के शासकों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया था। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? बिजोलिया का शिलालेख। तो वह कौन सा शिलालेख है जिसमें ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? वह है बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सांबर झील कहाँ स्थित है? पहले अपन थोड़ा देख लेते हैं सांबर झील के बारे में। सांबर झील कहाँ स्थित है? जयपुर, नागौर और अजमेर के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ स्थित है ये सांबर झील। ठीक है, खारे पानी की झील है, खारे पानी की। और राजस्थान में क्या है कि इंडिया में भी मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई नमक कहीं बनता होगा, तो राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन यहीं से होता है। इंडिया में भी शायद एक सेकंड स्थान पे है कि हाँ यहीं से सांबर से खारे पानी नमक का जो सांबर झील है उससे नमक का उत्पादन होता है। तो किस शिलालेख में कहा गया है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान कौन थे? चौहानों के आदि पुरुष, और इन्होंने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया?
वासुदेव। जो अजय राज है, इन्होंने अजमेर की स्थापना करी और सिक्के भी चलवाए थे। कानड़ देव है, वो जालोर के शासक थे। ये भी कानड़ देव चौहान है, पर ये जालोर के शासक थे। अर्णोराज चौहान है, ये भी यही चौहान ही थे, अजमेर के चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दादाजी, पृथ्वीराज तृतीय है ना, जो तराइन के युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य, उनके दादाजी यानी पृथ्वीराज के पिताजी का नाम सोमेश्वर और उनके पिताजी का नाम अर्णोराज था। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। जाबालीपुर, साकंबरी, श्रीमाल और जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो ऐसा कोई शिलालेख अपन ने देखा था क्या जिसमें प्राचीन नगरों के नाम भी लिखे हुए थे कि जाबालीपुर, साकंबरी, श्रीमाल, दिल्ली का भी लिखा हुआ था, दिल्ली का। किस शिलालेख में? आमेर के शिलालेख में या चीरवा, बिजोलिया शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख? तो ये है बिजोलिया शिलालेख। मीन्स बिजोलिया के शिलालेख में जो प्राचीन नगरों के नाम है उनका भी उल्लेख है। तो आप बता सकते हो कि जो जाबालीपुर है, साकंबरी है, जैसे जाबालीपुर जालोर, साकंबरी, ठीक है, सांबर, श्रीमाल, बीनमाल, दिल्ली का दिल्ली, इन प्राचीन नगरों के नामों का भी उल्लेख है। तो ये राइट आंसर हो गया अपना से। नेक्स्ट है कि बिजोलिया शिलालेख है वो किस चौहान नरेश के काल में, या चौहान शासक कौन था जिनके काल में या जिनके समय ये लिखा गया था? तो बिजोलिया क्वेश्चन है ना, वो इम्पोर्टेंट है। हर बार एक आधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे ईयर में 5-7 एग्जाम होती होगी, आरपीएससी करवाती है 5-7 एग्जाम, उनमें कोई न कोई एग्जाम में आपको बिजोलिया शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बिजोलिया शिलालेख है, उसको थोड़ा आप ढंग से देख लेना इसको, ठीक। तो अभी मैंने बताया कि बिजोलिया शिलालेख है किस चौहान शासक के काल के समय लिखा गया था। तो इसमें अपन सोमेश्वर के टाइम पे, पृथ्वीराज के टाइम पे, अजय राज या हरिराज। तो मैंने अभी बताया था कि जो वासुदेव है, इसमें लिखा गया है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, ठीक। इसमें यह भी बोला गया है कि सोमेश्वर है या विग्रहराज चतुर्थ है, इन्होंने दिल्ली पर चौहान वंश की स्थापना की थी, ठीक। तो सोमेश्वर या विग्रहराज चतुर्थ के समय ही ये शिलालेख लिखा गया था। सोमेश्वर को कवि बांधव भी कहा जाता है। तो कभी कभी ये थोड़ा मतलब इन चीजों को रिलेट कर लेना, एक दूसरे को रिलेट कि या सोमेश्वर या विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम, इनकी उपाधि क्या थी? कवि बांधव, ठीक है। मतलब ये इनके दरबार में जो विद्वान वगैरह रहते थे और ये खुद भी एक उच्च कोटि के कवि थे। जैसे हरिकेली नाटक है वो इनकी खुद की रचना थी, ठीक। तो बिजोलिया शिलालेख है वो सोमेश्वर या विग्रहराज चतुर्थ के समय लिखा गया था। अब नेक्स्ट है आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? जो आबू, माउंट आबू है ना, वो वहाँ अभिलेख लिखे हुए हैं, वो जैन संप्रदाय से संबंधित, मतलब जैन धर्म से संबंधित अभिलेख है। जैसे नेमिनाथ है, उनसे संबंधित है। तो इसके लेखक कौन थे? शुभचंद्र, यहाँ अपने पास चार मतलब ऑप्शन है, शुभचंद्र, पार्श्वचंद, कर्मचंद, दीपचंद। तो इसके थे शुभचंद्र, ठीक है। तो आबू के शिलालेख के लेखक कौन थे? शुभचंद्र। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है सोमदेव, नारायण, दामोदर, गजोदर। तो दामोदर, गजोदर, नारायण, सोमदेव। तो इसके आंसर है दामोदर, ठीक है। तो ये मतलब 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि भाई
हार्ड भी होंगे, 2-4 क्वेश्चन सही भी होंगे, तो थोड़ा बैलेंस करके चलना। और अंध में तुक्का मत लगाना, मतलब कोई भी, जैसे आपको कुछ पता भी नहीं है और फिर भी तुक्के लगा के आ रहे हो, तो वो वहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि गलत ही होगा। तो इससे बढ़िया है कि आप थोड़ा बहुत ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड और थोड़ा दिमाग का भी यूज करके कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर ढंग से दे। नेक्स्ट है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राय सिंह की प्रशस्ति, ठीक है, समझ गए, का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जयपुर के शासकों से संबंधित, बीकानेर के शासकों से संबंधित, उदयपुर के शासकों से संबंधित, या कोटा के शासकों से संबंधित? तो राय सिंह की प्रशस्ति, ये पहले तो देखो कि राय सिंह की प्रशस्ति है वो कहाँ स्थित है। एक है राय सिंह और एक है राज सिंह। तो थोड़ा जब भी क्वेश्चन वगैरह करो ना, तो थोड़ा क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ लेना। कई बार जैसे राज सिंह भी पढ़ लो, जो एग्जाम टाइम होता है ना 3 घंटे, उसमें क्या है दिमाग थोड़ा अपने हिसाब से चलता है। तो राज सिंह और राय सिंह है ना, इनको थोड़ा ढंग से पढ़ना। तो राय सिंह जो है कहाँ है? जूनागढ़ दुर्ग के बाहर। और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में, ठीक। तो बीकानेर में जो जूनागढ़ दुर्ग है उसके बाहर राय सिंह प्रशस्ति है। तो मतलब ये किन शासकों से संबंधित हो गई? ये बीकानेर के शासकों से संबंधित होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ब, बीकानेर के शासकों से संबंधित है। अब नेक्स्ट है, कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? मतलब कौन सा अभिलेख? अभी अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभिलेख या शिलालेखों के बारे में। तो कौन सा अभिलेख या शिलालेख मंडोर के प्रतिहारों जो शासक है उनके बारे में, उनकी इतिहास की जानकारी देता है? तो मंडोर पर शासन किनका था इस टाइम पे? प्रतिहारों का। और तो अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि जो अपन ने शिलालेख पढ़े थे उनमें से मंडोर है कहाँ अभी वर्तमान में? कहाँ है मंडोर? मंडोर है जोधपुर में, ठीक है। मंडोर है यहाँ पे। जो रावण है ना, रावण की चमरी भी स्थित है। जो किसकी? रावण की जो शादी हुई थी ना, शादी के टाइम पे बनाते हैं ना चमरी, वो स्थित है। तो रावण की पत्नी का क्या नाम था? मंदोदरी। और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा मंडोर। तो अब ये जो मंडोर है कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अब इन चारों ऑप्शन में से देखे आप कि कौन सा अभिलेख या शिलालेख है जोधपुर में स्थित है। क्या सांबोली का जो शिलालेख है वो जोधपुर में स्थित है? घटियाला का शिलालेख, बीजापुर का शिलालेख, अर्दुनों का शिलालेख? तो कौन सा शिलालेख है वो जोधपुर में स्थित है? तो मैंने जब शिलालेख करवाए थे तब मैंने बताया था ना कि घटियाला का जो शिलालेख है, कि जो घटियाला का शिलालेख है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और ये प्रतिहार शासक कुक्कुक से भी संबंधित है, ठीक है। तो बताया मैंने कि भाई हाँ कुक्कुक से संबंधित है। कि घटियाला शिलालेख कहाँ स्थित है? जोधपुर से। और ये प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी भी देता है। तो 19वें का राइट आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो थोड़ा सा कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में देख लेते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है कहाँ स्थित? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में। तो ये ध्यान रखना कि कहीं उदयपुर ये नहीं करिए हो आप। तो कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में स्थित है, ठीक है। कब लिखा गया था ये? 1460 ईस्वी में। मेवाड़ के जो शासक है उनके बारे में उल्लेख है, राणा एवं रावल, ठीक है। पहले रावल आए थे, बाद में राणा। तो रावल और राणा शाखा में जो मेन डिफरेंस है
उनका सहजता से उल्लेख किया गया है। ठीक, इसमें हमीर सिसोदिया थे ना, राणा हमीर, उनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन किस प्रशस्ति में कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ठीक, तो अब बताओ देखिए, राणा सांगा, कुंभा, महेश, देपाक, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कुंभा। कुंभा के समय तो ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई थी, राणा सांगा भी नहीं हो सकते। कुंभा है वो प्रशस्ति थोड़ी लिखेंगे, तो इसके प्रशस्तिकार थे कवि महेश। ठीक है, महेश्वर या महेश, वो भी ध्यान रखें। कई बार क्या है कि महेश्वर भी नाम आ जाता है और महेश भट्ट भी नाम आता है। ठीक है, तो महेश्वर या महेश, कवि महेश इस प्रशस्ति के रचयिता थे। अब एकलिंग शिलालेख है, एकलिंग शिलालेख के लेखक कौन थे? तो एकलिंग शिलालेख है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ठीक, ये किससे संबंधित है? मेवाड़ के शासकों से संबंधित। ठीक, तो मेवाड़ के शासकों से संबंधित है। इसके रचयिता कौन थे? इसके लेखक कौन थे? महेश। अभी मैंने बताया ना, महेश या महेश्वर एक ही है दोनों। तो इसके लेखक कौन हो गए? महेश्वर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना जब भी करो तो क्वेश्चन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ली का शिलालेख जो अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? जो बड़ली का शिलालेख है, ठीक है, कब का है? 443 ईसा पूर्व का। बड़ली का शिलालेख कहाँ स्थित है? अजमेर में। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, तो यही है बड़ली का शिलालेख। और कहाँ स्थित है ये? भीलवाड़ा में है क्या? ऊपर लिखा हुआ है फिर भी नहीं बता रहे। यह है अजमेर में स्थित। तो बड़ली का शिलालेख कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। राजस्थान के ऐसे कौन से ताम्रपत्र हैं? ठीक है, शिलालेख के टाइम पे बताया था ना मैंने, ताम्रपत्र के बारे में भी बताया था कुछ। तो राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का उल्लेख है? मैंने बताया था कि रानी कर्मावती है 534-35 के टाइम पे, जब मेवाड़ की जो शासक था विक्रमादित्य, इनके समय में गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। इन्होंने, बहादुर शाह ने विक्रमादित्य पे आक्रमण कर दिया था, तो ये मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। और इस समय यहाँ की रानी होती है कर्मावती, ठीक है, इनकी माता। तो ये इनके नेतृत्व में जौहर किया जाता है। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी, परंतु हुमायूं है वो समय पे इनकी मदद नहीं कर पाता और मेवाड़ का तीसरा शाखा संपन्न होता है इनके टाइम पे। ठीक, तो रानी कर्मावती के जौहर के प्रमाण है वो कौन से ताम्रपत्र से मिले हैं? आहड़ के ताम्रपत्र से, खेरोदा के ताम्रपत्र से, पूर्व के ताम्रपत्र से, या चिकली के ताम्रपत्र से? बताओ। देखिए, आहड़ है वो मेवाड़ में स्थित है, खेरोदा है ये भी वहीं स्थित है, पूर्व का ताम्रपत्र भी वहीं स्थित है। तो रानी इस जो कौन सा ऐसा ताम्रपत्र है जिसमें यह लिखा गया है कि रानी कर्मावती ने जौहर किया था? तो ये लिखा है पूर्व के ताम्रपत्र में। इसमें यह लिखा है कि रानी कर्मावती है, उन्होंने जौहर किया था। ठीक है, और जौहर के समय इन्होंने जो भूमि है वो दान करी थी। तो भूमि दान का भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना, पूर्व के ताम्रपत्र से। अब नेक्स्ट है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख कौन से शिलालेख में है?
पाशुपत संप्रदाय किससे संबंधित है? बताओ देखिए। पाशुपत संप्रदाय शिव की स्तुति करते थे, या बोल सकते हो आप शैव संप्रदाय से। ठीक है, तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख कौन से शिलालेख में है? हर्ष का शिलालेख, रणकपुर का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, सारणेश्वर का शिलालेख, कौन से शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है? जो हर्ष का शिलालेख है ये किससे संबंधित है? चौहान शासकों, और चौहान शासकों में इसका निर्माण किसने करवाया था? हर्ष मंदिर का अल्लट ने। ठीक है, और ये हर्ष प्रशस्ति सीकर में स्थित है, और यहाँ पर क्या है कि ये प्रशस्ति है वो पाशुपत संप्रदाय से ही संबंधित है। आप थोड़ा ध्यान रखना कि हर्ष पर्वत का जो शिलालेख है 973 ईस्वी में लिखा गया था, और ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। इसमें गुरु विश्व रूप का भी उल्लेख मिलता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि गुरु विश्व रूप का उल्लेख कौन से शिलालेख में? हर्ष पर्वत का शिलालेख, और जो कब लिखा गया था? 973 ईस्वी में। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित करो। जब मैंने ये शिलालेख करवाए थे तो मैं बोला भी था कि हाँ, इनमें से ऐसे भी आ सकता है कि ये शिलालेख कहाँ स्थित है, ये शिलालेख कब लिखा गया था, तो इनको सुमेलित करने का जो है वो क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक, तो बिजोलिया शिलालेख कब लिखा गया था? अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे विक्रम संवत में, और मैंने आपको लिखाया था ईस्वी में। तो ईस्वी से 57 ईस्वी में 57 साल जोड़ दोगे ना तो आ जाएगा विक्रम संवत, मतलब ईस्वी से 57 साल आगे है विक्रम संवत। ठीक, तो बिजोलिया शिलालेख है वो है 1226 विक्रम संवत में लिखा गया। चीरवा का शिलालेख है वो 1330 विक्रम संवत में लिखा गया। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख है वो 1485 में लिखा गया विक्रम संवत में, और रणकपुर प्रशस्ति है वो 1496। जैसे देखो माइनस करो इसमें से कितने हुए? 9। तो रणकपुर प्रशस्ति यही लिखी गई थी क्या? 1439 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शन है ना वो एक दूसरे से सुमेलित है, और ये ध्यान रखना ईस्वी में नहीं है ना कि विक्रम संवत में। तो विक्रम ईस्वी में आप 57 साल जोड़ दोगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होता है? 1 2 3, यानी जो बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो थैंक यू। अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा जो प्रोमो कोड है JSR Live वो यूज करें, और जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसे अलग अलग क्लासेज भी चलती रहेंगी अपने MCQs पे बेस्ड। ठीक है, जैसे जैसे अपने टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे मैं अलग अलग जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड MCQs लेके आऊँगा, और जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो ढंग से हो सके। थैंक यू।